हेलो स्टूडेंट्स, ब्रांच अकाउंट में अब तक हमारे डेटर मेथड के 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। कुछ डाउट्स आए आपकी तरफ से, इसलिए मैं पहले उनको क्लियर कर दूं। क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इनवाइस प्राइस ऊपर लिखी थी कॉस्ट प्लस 25%। तो मैंने आपको कहा भी था कि अगर अंदर क्वेश्चन में कहीं पर आपको प्राइस नहीं दी, कौन सी कॉस्ट या इनवाइस, तो आपको हमेशा क्या मानना है, इनवाइस प्राइस। कॉस्ट होगी तो वो क्लियरली लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो बाकी सारा पॉइंट तो सही है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी आपको। एक है सेल्स रिटर्न एट कोचिंग ब्रांच 8000, सेल्स रिटर्न एट कोचिंग ब्रांच। तो ये रिटर्न सिर्फ किसके बीच में, ये रिटर्न सिर्फ कस्टमर ने ब्रांच को दिया, तो इसकी एंट्री एचओ अपनी बुक्स में नहीं करेगा। ये रिटर्न की एंट्री सिर्फ कहां होती है, डेटर अकाउंट में होती है और मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में होती है। स्टॉक बढ़ जाता है और डेटर्स कम हो जाते हैं। बस हम जो एंट्री करते हैं, हम अकाउंटिंग किसके बुक्स में कर रहे हैं, एचओ की। तो जिन जिनको रिटर्न में प्रॉब्लम आ रही हो, एक बार फिर समझ लें कि रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ, ये आता है ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक। और रिटर्न बाय कस्टमर डायरेक्ट टू एचओ, ये आता है क्रेडिट साइड में। तो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में 2 तरह के रिटर्न आते हैं, क्योंकि ये दोनों एचओ तक पहुंचे इसलिए। ये रिटर्न एचओ तक नहीं पहुंचा, ये यहीं के ही रह गया, इसलिए इसकी एंट्री से ब्रांच लेवल पर वहीं के वहीं ब्रांच के डेटर्स कम हो जाएंगे, ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा। ऐसा होता है, क्लियर है। इसके अलावा इस क्वेश्चन को खास प्रॉब्लम नहीं थी। स्टॉक जब दिया हुआ हो क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट बनाने की जरूरत आपको नहीं। सेकंड क्वेश्चन मैंने करवाया था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड क्वेश्चन, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, आगरा कानपुर वाला। इस क्वेश्चन में भी आप देखो तो इसमें भी कॉस्ट प्लस 50% लिखा था ऊपर। इट मींस इनवाइस प्राइस, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवाइस प्राइस। तो इनवाइस प्राइस स्टॉक में दिए और गुड्स सेंड टू ब्रांच में कॉस्ट दिए 34,000। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो कॉस्ट दी हुई तो इस कॉस्ट में 50% ऐड करना पड़ेगा, यानी 34,000 प्लस 50% इसका 17,000, तो 51,000 आपको लिखना पड़ेगा। ये इनवाइस प्राइस बनाना पड़ेगी। फिर इसी में आगे चलते हैं अपन, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। तो गुड्स रिटर्न बाय डेटर तो वही कस्टमर टू ब्रांच वाला हुआ, और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ, ये आएगा एचओ के क्रेडिट साइड में, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1500। प्राइस नहीं लिखी है, मैंने कहा प्राइस नहीं लिखी हो तो क्या मानना है, इनवाइस प्राइस। तो इसको आपको इनवाइस प्राइस मानना है 1500 को, इसलिए इसको कन्वर्ट करके फिर लिखना। ऐसे ट्रांसफर फ्रॉम कानपुर टू आगरा, एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को दे तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, लेकिन प्राइस नहीं दिए तो इसको भी हम क्या मानेंगे, इनवाइस प्राइस। तो 2100 रुपए को आप कन्वर्ट करना। सरप्लस शॉर्टेज, सरप्लस मैंने कहा था स्टॉक अकाउंट में डेबिट में आता है, और शॉर्टेज जो है स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट साइड में आती है। गुड्स कम होना और गुड्स बढ़ जाना, लेकिन ये ब्रांच अकाउंट में नहीं आते, क्योंकि ब्रांच अकाउंट नॉमिनल अकाउंट नहीं, बस। और हाँ, ब्रांच एक्सपेंसेस की जहां तक बात है, तो मैंने कहा था ऊपर क्वेश्चन में ढंग से पढ़ा करो। ऊपर टॉप पे लिखा हुआ था सेकंड लाइन में, ब्रांच रेमिट ऑल कैश रिसीव टू एचओ, सारा पैसा वो एचओ भेज देते हैं। एंड ऑल एक्सपेंसेस आर मेड बाय एचओ, सारे खर्चे कौन करता है, एचओ करता है। तो ब्रांच अपने कलेक्शन में से माइनस नहीं करेगी, बल्कि आपको इसको ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में ही लिखना है, जो रेमिटेंस, ये खर्चों के लिए जो भेजते हैं, क्योंकि एचओ पैसा भेजता है। तो ब्रांच अकाउंट में आप डेबिट साइड में लिखेंगे, आप इधर से माइनस नहीं करेंगे। ब्रांच में एक तो कैश सेल्स आती है, यहाँ पे डेटर्स आता है, उसमें से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा के लिए लिखा हुआ है। सारा कलेक्शन ये एचओ भेज देते हैं, खर्चे यहां से नहीं करते हैं, खर्चे अलग से होते हैं, एचओ से आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन मैंने करवाया था। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि आयाराम गयाराम स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2002। स्टार्टेड तो नई ब्रांच है, नई ब्रांच है तो आपको ओपनिंग बैलेंस ढूंढना ही नहीं थे, यानी इसके अंदर जो डेटर वेटर के बैलेंस दिए, डेटर्स 34,500, तो डेफिनेटली डेटर क्लोजिंग डेटर होंगे। कौन से डेटर है, क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग नहीं होगा इसमें। तो क्लोजिंग डेटर बाय बैलेंस करके और फिर करना आप इसको, ये क्लोजिंग डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से और कोई डाउट नहीं। फिर आते हैं सिक्स में करवा चुका हूं आपको। अब 7th एंड 8th 2 क्वेश्चन है आपका, 7वां और 8वां।
तो 7th एंड 8th क्वेश्चन में से एक में करवाऊंगा, एक होमवर्क रहेगा। 7th होमवर्क सेम क्वेश्चन है और 8th में करवाऊंगा। एक बार आप इसको पढ़ के देख ले अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 एक बार आप स्क्रीन पे देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा लिखा है, अ बिजनेस हैज 3 ब्रांचेस एट कोयम्बटूर, त्रिवेंद्रम एंड बेंगलोर। द हेड ऑफिस इज मद्रास। Purchase goods and send them to branch to be sold at uniform percentage of profit on cost। क्या लिखा है? यूनिफॉर्म परसेंट, यानी सारी ब्रांचेस की सेलिंग प्राइस सेम होगी, सभी को सेम परसेंटेज पर बेचना है। ऐसा नहीं कोई ब्रांच ज्यादा प्रॉफिट कमाए कोई कम, सभी को सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेड अवेलेबल टू यू टू प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। कहना करना ब्रांच अकाउंट सही है। अब आपको मद्रास हेड ऑफिस का कॉलम भी दिया है इस बार, और 3 ब्रांच के कॉलम भी दिए हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस है, सेल्स आप देखो ध्यान से तो मद्रास में नहीं दे रखी है और 3 ब्रांच में दे रखी है। इसका मतलब मद्रास हेड ऑफिस गुड्स खरीद के और सेंड कर देता है ब्रांचेस को, लेकिन खुद कुछ भी बेचता नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक है इसके पास। ब्रांच अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2000 डेबिट बैलेंस। कोयम्बटूर 15,000, त्रिवेंद्रम 32 और बेंगलोर 4। मतलब मद्रास हेड ऑफिस में तीनों ब्रांचेस के डेबिट बैलेंस 1 अप्रैल को इतने इतने थे, ये इन्होंने बता दिया, और रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच इतने इतने रुपए हैं। मद्रास ब्रांच इनवाइस गुड्स टू मद्रास ऑफिस इनवाइस गुड्स टू ब्रांच एट फिक्स सेलिंग प्राइस। ये बात पहले से लिख दी कि मद्रास ऑफिस यानी हेड ऑफिस इनवाइस गुड्स टू ब्रांच एट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है इनवाइस प्राइस, यानी ये जब गुड्स सेंड करते हैं तो वही जो अब तक के क्वेश्चन में आया कॉस्ट प्लस परसेंटेज मींस इनवाइस प्राइस, सेलिंग प्राइस पर सेंड करते हैं। और फिक्स सेलिंग प्राइस मतलब सबके लिए एक जैसी, ऐसा नहीं कि किसी ब्रांच पे इनवाइस प्राइस ज्यादा किसी ब्रांच पे इनवाइस प्राइस कम, यानी सभी की लोडिंग का परसेंटेज सेम रहा होगा, ये क्लियर लिखा। बट मेंटेन ब्रांच अकाउंट्स इन इट्स लेजर एट कॉस्ट। अपनी बुक्स में ये ब्रांच अकाउंट कॉस्ट प्राइस पे मेंटेन करते हैं। तो वैसे भी मैंने आपको बताया कि स्टडी मटेरियल में इनवाइस प्राइस पे मेंटेन करते हैं तो वो स्टॉक रिजर्व लिखना पड़ता है, लेकिन मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको करवाया मैंने हमेशा कहा कि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स एंड गुड्स रिटर्न ये आप कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट कर लिया करो। इसका मीनिंग होता ही ये था कि एचओ अपने बुक्स में जो ब्रांच अकाउंट बनाता है उसमें सारे गुड्स कॉस्ट पे लिखता है। शो ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स। ठीक है, अब करते हैं इसके बारे में। तो नंबर 1, इस तरह क्वेश्चन करने का तरीका मैंने आपको यहां पर फॉर्मेट लिखा है, वही अपना ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। लेकिन एक बात मैंने आपको स्टार्टिंग में जब फॉर्मेट समझाया था तब बताई थी कि अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, डेटर अकाउंट एक तरीके से डेटर मेथड में, तो डेटर है, ये हमारे लिए डेटर है, तो इस डेटर से कितना पैसा लेना है ओपनिंग में वो आपको दिया हुआ है कि हेड ऑफिस की बुक्स में कोयम्बटूर से 15,000 का डेबिट बैलेंस है, 32,000 का इसका बैलेंस है और 4,000 का इसका बैलेंस है। जब ये दिया हुआ है तो फिर मैं यहां अलग से स्टॉक या डेटर क्यों लिखूं? और आपको लगेगा कि सर एक काम करते हैं, ठीक है ये 15 ये बैलेंस दिया हुआ है, इसमें स्टॉक भी होगा डेटर भी होगा, पेटी कैश कहीं दिख नहीं रहा, फर्नीचर कहीं दिख नहीं रहा, तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चे एजम्पशन ले लें कि सर इसमें से स्टॉक हो गया, ऊपर स्टॉक 16,000 है, कितना इसमें से स्टॉक 16, तो तुम खुद सोचो कि ये 15 है और वहां 16 है, कैसे पॉसिबल होगा? और चलो ठीक है मान लिया कि वो 16,000 में लोडिंग है, तो लोडिंग हटाने के बाद कम आएगा, तो बचे हुए डेटर, अब आपको क्या पता कि एग्जैक्टली डेटर होती है, और डेटर की तो पूरे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। इवन सेल्स के वहां ज्यादा देखोगे तो कैश सेल्स अलग से, क्रेडिट सेल्स अलग से कहां है? तो क्या जरूरत है हम फालतू के एजम्पशन ले और इसमें से 2 हिस्से करके लिखें? क्या जरूरत है? जब आपके पास ओपनिंग बैलेंस है तो बात खत्म। अब इसमें स्टॉक कितना है, डेटर कितना है, पेटी कैश कितना है, हमें उससे क्या लेना देना? हमारा तो ब्रांच अकाउंट बन जाएगा ना। फिर लिखा हुआ है आगे, परचेस इन द ईयर 274। परचेस तो सिर्फ मद्रास हेड ऑफिस करता है, ब्रांच में कोई भी परचेज नहीं है। सेल्स
सेल्स 180, सेल्स तो यहां लिखते ही नहीं है ना, हम तो यहां रेमिटेंस लिखते हैं। और जब क्वेश्चन में रेमिटेंस दिया हुआ है, देखो आप ध्यान से, रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच 150, 1,00,000 और 70,000 दिया हुआ है। तो जब रेमिटेंस दिया हुआ है तो हमें यहां पर कैश सेल्स और रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स लिखने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन करवाया था मैंने, ठीक है। और इस बार तो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में तो फिर भी हमने क्या किया था, रेमिटेंस दिया हुआ था, याद करो क्वेश्चन। तो उस रेमिटेंस में से कैश सेल्स हटा दी थी तो रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स आ गया था, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। क्योंकि कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जब तक हम डेटर अकाउंट में नहीं लिखते तब तक हमारा डेटर अकाउंट बनता नहीं। बट इस बार तो क्वेश्चन में ना कैश सेल्स दे रखी है ना कलेक्शन फ्रॉम डेटर, दोनों गायब है। और डेटर अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं लग रही मुझे, कहीं डेटर की इंफॉर्मेशन ही नहीं। अगर आपने गलती से डेटर का अकाउंट बना भी लिया तो आप खुद सोचना, कहां है ओपनिंग डेटर, कहां है क्लोजिंग डेटर, कहां है क्रेडिट सेल, कहां है कलेक्शन। 4 आइटम होते हैं, चारों गायब, क्या क्या मिसिंग निकालोगे। तो थोड़ा सा सोच के करा करो, ये थोड़ा अलग तरीका का क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको लगेगा क्लोजिंग स्टॉक सर इधर आता है बाय बैलेंस, बैलेंस शीट स्टॉक। फिर वही बात, अगर मैं स्टॉक ये वाला लिख दूंगा तो फिर डेटर लाना पड़ेगा मुझे, और डेटर तो मैं ला ही नहीं पा रहा हूं इस क्वेश्चन में। तो जैसे ओपनिंग स्टॉक एक बैलेंस डायरेक्ट दिया था, ऐसे क्लोजिंग बैलेंस भी डायरेक्ट लाना पड़ेगा हमें इस तरह के क्वेश्चन में। कैसे बाद में देखते हैं, तो स्टॉक नहीं लिख पाऊंगा मैं। फिर ब्रांच अकाउंट बैलेंसेस वो मैंने लिख दिया 15, 32, 4। फिर रेमिटेंस, रेमिटेंस मैंने लिख दिया, ठीक। बस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था, यानी लिखने लायक चीज आप देखो सिर्फ 2 थी। अब क्या मेन पॉइंट है जो आना जरूरी, क्लोजिंग बैलेंस तो चलो बैलेंसिंग से आ जाएगा, लेकिन यहाँ 2 चीज मेन आती है। आप क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन उठा के आप एक बार रिवाइज कर लेना, ये रिटर्न मेथड का आखिरी क्वेश्चन है। तो आपने देखा होगा मैंने कहा था कि ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, 2 ये चीज, हर अकाउंट में 4 चीज मेन होती। कोई सा अकाउंट बनाओ, कोई सा भी चैप्टर, मैंने सिंगल इंटरव्यू में समझाया था आपको। तो ये डेटा है, अगर तो इससे इतना लेना है, इतना लेना है। और 2 चीज क्या खास रहती है, वो है गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट। ये गायब है, गुड्स सेंड ही नहीं किया होगा आपने, तो फिर उसने ये पैसे कहां से भेज दिए। उसके पास 15,000 थे, 1.5 लाख कहां से भेज दिए उसने। मतलब आपने गुड्स सेंड किया होगा, फिर उसने सेल किया होगा, पैसा कलेक्ट किया होगा, वो पैसा आपको भेजा होगा। तो एक ये गायब है। और फिर क्या आता था यहाँ, जनरल P&L अकाउंट, यानी प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। 1, 2, 3 चीज गायब है। तो आप पूरा कॉन्सेंट्रेट इस पे करें। अगर लाइव क्लास होती तो मैं 100% आपको 10 मिनट देता कि आप सोचें पहले कि ये कैसे आ सकता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। और अभी भी मैं कहता हूं आप वीडियो रोक के पहले सोचें, खुद विचार करें कैसे ला सकते हैं। तो इस तरीके से आ सकता है कि हम देखते हैं कि हमारे पास ब्रांच के पास एक तरीके से मैं स्टॉक अकाउंट बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं मैं, स्टॉक अकाउंट की वर्किंग कर रहा हूं एट इनवाइस प्राइस। कौन सी प्राइस पर, इनवाइस प्राइस पर। याद करो स्टॉक अकाउंट हम डेबिट साइड में क्या लिखते थे, क्रेडिट साइड में क्या लिखते थे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस। तो इनके पास स्टॉक आया कहां से, गया कहां से। मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं डेबिट क्रेडिट स्टाइल में नहीं कर रहा हूं, और स्टॉक की ज्यादा एंट्री भी नहीं है, इसलिए डेबिट क्रेडिट स्टाइल में करने की जरूरत नहीं है। आप वर्किंग नोट से कर लें। आप बताओ क्रेडिट साइड में स्टॉक अकाउंट हम क्या लिखते थे, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। यानी इन्होंने कितने का माल बेच दिया, सेल कर दिया इन्होंने 1,80,000, 1,80,000, 1,20,000 और 1,00,000 रुपए का माल बेच दिया। और फिर भी ये बोल रहे हैं कि इनके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, ब्रांच के पास 6,000, 5,000, 6,000, 5,000 और 2,500 इतना बच गया। इसका मतलब ये कि इनके पास टोटल 186 का गुड्स था, इसके पास 1,25,000 का गुड्स था, और इसके पास 1,02,500 गुड्स था। गुड्स होगा तभी बेचा ना, बेचा और बच गया, इतना गुड्स होगा। इतना गुड्स अगर होगा तो आया कहां से। इनके पास तो सिर्फ ओपनिंग में तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ सिर्फ 54,000 ही था, और खुद कुछ खरीदते नहीं है। अब सोचो, तो ये उस स्टॉक अकाउंट को बनाते तो क्रेडिट साइड में 2 चीज लिखते, और डेबिट साइड में क्या लिखता मैं, ओपनिंग स्टॉक, और क्या लिखता है, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। 4 आइटम मेन होते हैं वहां पे।
तो वही हो गया ना कि मेरे पास टोटल गुड्स 186 था, उसमें से ओपनिंग स्टॉक जो था इनका, ओपनिंग स्टॉक इसके पास 16,000 था, इसके पास 12,500 था और इसके पास 10,000 था। तो अगर इनके पास ओपनिंग में इतना था, इसका मतलब 1,70,000 रुपए का गुड्स कहां से आया होगा? डेफिनेटली वो आया होगा गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, एचओ से आया होगा। तो 170 गुड्स एचओ से आया होगा, 16 का इनके पास था, 186 के गुड्स में से इन्होंने 81 भेज दिया, 6,000 बच गए। ऐसे यहां 1,12,500, यहां पर 92,500। लेकिन जो गुड्स एचओ से आया होगा, ये पूरा स्टॉक अकाउंट किस पे बनाया? इनवाइस प्राइस पे। तो ये सब इनवाइस प्राइस है। मैंने कहा था स्टॉक में कुछ नहीं लिखा हो तो प्राइस कौन सी मानी जाती है? इनवाइस प्राइस। और सेलिंग प्राइस तो होती है इनवाइस प्राइस पे। तो ये सब इनवाइस प्राइस पे, इसका मतलब गुड्स फ्रॉम एचओ एट इनवाइस प्राइस आया है। टोटल मिलाकर कितना, सब टोटल लगा लिया जाए इन सब का, तो कितना हो जाता है आप देखें। ये हो गया आपका 3,75,000, 3,75,000 टोटल। ये कह रहे हैं हमारे पास इतना गुड्स आया, तो हेड ऑफिस कहेगा हमने इतना गुड्स भेजा, गुड्स सेंड। तो चलो इस बार तो एचओ की इंफॉर्मेशन भी, तो हम थोड़ी देर के लिए एचओ का वर्किंग नोट नंबर 2, ये एचओ का ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। एचओ के पास गुड्स आया कितना? तो एचओ के पास ओपनिंग स्टॉक कितना था? ओपनिंग स्टॉक था 54,000, 54,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक था। फिर परचेस कितना किया था इन्होंने? तो परचेजेस थी इनके पास 2,74,000। परचेस सारी यही करते थे। इतने का टोटल मिला के गुड्स था इनके पास। और ये खुद सेल नहीं करते हैं, बेचते कुछ नहीं। जब बेचते नहीं तो यहां सेल भी नहीं आएगी और यहां जीपी भी नहीं आएगा। ठीक है ना, यहां जीपी आएगा और नहीं यहां पर सेल आएगी, बेचते ही नहीं कुछ ही। फिर इनके पास आखिरी में क्लोजिंग स्टॉक मद्रास के पास 28,000 ही बचा। तो भाई जब इनके पास इतना सारा गुड्स था, टोटल कितना हो जाएगा ये? 3,28,000। 328 का गुड्स था, उसमें से 28,000 रुपए का गुड्स ही बचा। तो बाकी 3 लाख का गुड्स कहां गया? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 3 लाख रुपए गुड्स क्या हुआ? गया। तो कहां गया होगा? यही तो बैलेंसिंग फिगर है, यही बैलेंसिंग फिगर है और यही गया होगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। और एचओ के पास ये जो गुड्स था, ये परचेस की ये जो वजह, एचओ तो अपने बुक्स कॉस्ट पे रखता होगा ना, ये तो कॉस्टिंग होगी। तो ये गुड्स सेंड टू ब्रांच की कॉस्ट प्राइस है। क्या ये कॉस्ट प्राइस? ये कह रहा है हमने 3 लाख का गुड्स आपको भेजा और आप कह रहे हो कि 3,75,000 रुपए का। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में 3 लाख रुपए अगर कॉस्ट है तो मतलब 75,000 रुपए की लोडिंग हो गई ना। ठीक है, ये एट कॉस्ट आ गए। सी वर्किंग नोट नंबर 2। तो 2 लाख रुपए कहां से आ गए? यहां से आ गए, यानी सॉरी 3 लाख। तो 3 लाख रुपए का गुड्स 375 में, तो वहां से उनके अकाउंट, उनके इसमें जितने फिगर थे ब्रांच में वो इनवाइस प्राइस पे थे, एचओ के अपने फिगर कॉस्ट पे थे। कॉम्बिनेशन सेम, जितना गुड्स इन्होंने भेजा होगा उतना ही तो उन्होंने रिसीव किया होगा। तो वो बोल रहे हैं 375 आया, ये बोल रहे हैं 3 लाख भेजा। इसका मतलब 75,000 क्या थी? लोडिंग थी, यानी इनवाइस प्राइस, इनवाइस वैल्यू 375। तो परसेंटेज निकाल सकते हो आप इसका। कैसे निकाल सकते हैं परसेंटेज? ये 75,000 को अगर ऑन कॉस्ट परसेंट निकालते हैं या ऑन इनवाइस प्राइस भी निकाल सकते हैं। तो 75,000 का की लोडिंग है, कॉस्ट 3 लाख पर इंटू 100, तो यह आया 25%। और 75,000 रुपए की लोडिंग अगर हम 3,75,000 रुपए पे निकालें तो आया 20% ऑन इनवाइस प्राइस। दोनों से निकाल सकते हो आप। आई बात समझ में? ये है कंसेप्ट। ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है इस तरह का। अब यहां पर हमें चाहिए गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट, अलग अलग लिखना है। इकट्ठा तो आ गया 3 लाख रुपए, लेकिन 3 लाख का अलग अलग हिस्सा कितना? तो अलग अलग हिस्सा ये रहा। ये तीनों की क्या थी? इनवाइस प्राइस थी। मैं इसमें से
अगर इनकी लोडिंग हटा देता हूं, लोडिंग, तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, सबकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, लोडिंग कितने हटा दूं, ये कौन सी इनवाइस प्राइस है, तो ये वाला परसेंट लेना ज्यादा इजी रहेगा ना, 20% ऑन इनवाइस प्राइस, 20 निकालना इजी रहेगा। अगर ये लूंगा तो फिर मुझे वो करना पड़ेगा 20/120 वाला कंसेप्ट, तो सीधे से ये ले लेते हैं ना, ये लूंगा तो 25/125 करना पड़ेगा। ये लेते हैं ऑन इनवाइस और ये भी इनवाइस है, तो सीधे 20% लगा देते हैं। इसका 20% 34,000, इसका 20%, इसका 20% हो जाएगा 22,500, और इसका 20% इसका हो जाएगा 18,500। ठीक है, ये माइनस करने के बाद अपना कितना है 136, 1,36,000 आया, इसका आया 90,000, और इसका हो गया आपका 74,000। ठीक है, क्लियर है यहां तक, 74,000। तो ये कॉस्ट पर आ गए, ये यहां लिख देता हूं मैं 1,36,000, 90,000 एंड 74,000। ये था क्वेश्चन की खास बात, सबसे की फैक्टर था इस क्वेश्चन का ये। अब या तो ये आ जाए तो ये आ जाए, या फिर ये बैलेंसिंग हो जाए तो ये आ जाए। तो यहां पर हम बैलेंस कितना लेना है, अगर हमारे पास स्टॉक और डेटर होता तो मैं पहले ये फिगर लिख देता, तो अब बैलेंसिंग जनरल पीएनएल आ जाता। अब तक के सारे क्वेश्चन में ऐसा किया, लेकिन मैंने अभी कहा कि मैं स्टॉक तो लिख सकता हूं, स्टॉक तो है मेरे पास, क्लोजिंग स्टॉक, और अब तो लोडिंग भी आ गई, लोडिंग हटा के कॉस्ट प्राइस पे स्टॉक लिख दूंगा, लेकिन डेटर्स कहां से लाऊंगा, क्या पता डेटर कितने, कुछ भी नहीं डेटर का, तो इसलिए उल्टा चलना चाहिए। जीपी आपको यहां पर दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, उन्होंने कहा था फिक्स्ड सेलिंग प्राइस, यूनिफॉर्म सेलिंग प्राइस, सभी लोग एक ही परसेंट से माल बेचते हैं और वो परसेंट ये रहे। तो अगेन 20% ऑन इनवॉइस प्राइस मीन सेलिंग प्राइस, तो 20% ऑन सेलिंग प्राइस, ये इनका जीपी है यूनिफॉर्म सबका एक जैसा। किसने कितना माल बेचा, कोयम्बटूर ने 1,80,000 की सेल की टोटल, ये नहीं, ये तो रेमिटेंस है, इस पर नहीं निकालना, सेल 180 की सेल्स पे 20% कमाया होगा तो 36,000, और सेलिंग प्राइस है, और ये भी सेलिंग प्राइस पे परसेंटेज, इसलिए डायरेक्ट लगा दिया मैंने। 1,20,000 पे 20% 24,000, और 1,00,000 पे 20% 20,000 प्रॉफिट, तो ये क्वेश्चन में वहां से आ गया प्रॉफिट आपका। अब इधर जो भी आएगा वो बैलेंसिंग फिगर, यानी मुझे ब्रांच से 15 पुराने लेने थे, फिर मैंने गुड्स सेंड किया वो लेने थे, प्रॉफिट कमाया ब्रांच ने वो भी मुझे लेना है, तो 3 चीज मुझे लेना है ब्रांच से, उसमें से उसने 150 दे दी, बाकी बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर। तो इस क्वेश्चन में ये खास बात थी। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा, 15,000 प्लस 136, 15,000 प्लस 136 प्लस 36 माइनस 150, यानी 37,000 से 30,000 रुपए इसके हो गए। ठीक है, फिर अगला 32 प्लस 90 प्लस 24 माइनस 1 लाख, तो 46,000 इसका हो जाएगा। इससे कितने लेना है, 74 प्लस 4 प्लस 20 माइनस 70, तो 28,000। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बिल्कुल अलग हटके क्वेश्चन था, और मैं फिर बोल रहा हूं कि एग्जाम में कैसे सोच पाएंगे, आपके माइंड में आएगा सर हम कैसे सोचेंगे, तो हम ऐसे ही सोचेंगे ना, हम नॉर्मल वे में पहले ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। ब्रांच अकाउंट जैसे बनाएंगे हमारा माइंड में आना चाहिए कि जब ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो मैं क्यों स्टॉक डेटा की जरूरत में पड़ूं, और अभी क्यों एजम्पशन लूं, क्वेश्चन में कहीं जरूरत पड़ेगी तो लूंगा ना, इनिशियल क्यों लेते। तो शुरुआत में आप ये लिख दोगे। फिर रेमिटेंस भी आपके लिए इजी है, रेमिटेंस में कैश कितना है, आपको क्या मतलब कि कैश सेल्स कितनी है, जरूरत पड़ेगी तो लेंगे। ठीक, तो ये लिखो। फिर आपको क्लिक होगा कि इस क्वेश्चन में मेन चीज गायब होना चाहिए, गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो मेन गायब है ये आपको क्लिक होना चाहिए। अगर ये क्लिक हो गया तो आपके लिंक बन जाएगी कि ये लाने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, तो गुड्स सेंड अगर लाना है, जब भी क्वेश्चन में स्टॉक गायब होगा तो स्टॉक अकाउंट बनाना। इससे पहले भी अपने स्टॉक अकाउंट बनाया, तो इससे पहले जो स्टॉक अकाउंट बनाया वो क्लोजिंग स्टॉक के लिए बनाया, बट जिस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग गुड्स सेंड, ये 3 आइटम मेन होते हैं ब्रांच अकाउंट में। गुड्स रिटर्न नहीं हो चलेगा, लेकिन गुड्स जरूर। तो स्टॉक अकाउंट बनाने के लिए स्टॉक अकाउंट बना दिया मैंने, टेबल फॉर्मेट में बना दिया।
यहां से क्लिक होगा आपको कि अच्छा गुड्स सेंड इतना था, लेकिन फिर क्लिक होगा कि ये तो इनवॉइस प्राइस पे बना, अब मुझे इसकी लोडिंग लाना है, फिर लोडिंग के कारण आपको माइंड चलेगा। तो लिंक ऐसे करने बनेगी 1 बाय 1, इतना तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, ब्रांच अकाउंट बड़ा मजेदार चैप्टर है और इसीलिए मैंने डिपार्टमेंट के बाद स्टार्ट नहीं किया था, और लॉकडाउन के बावजूद भी मैंने दूसरे चैप्टर स्टार्ट कर दिया, लेकिन ब्रांच को नहीं किया था। मेरी हार्दिक इच्छा थी इसको लाइव क्लास में समझाने की, बट अब समझना पड़ेगा हमें इससे ही, और इतना टफ नहीं है, आप थोड़ा सा माइंड लगाएं, बिल्कुल क्लियर होगी बात। ठीक, तो 8th नंबर मैंने करवाया, 7th होमवर्क है, ये 1 to 8 अपना कंप्लीट है, बस एक ही होमवर्क दे रहा हूं आज, ज्यादा होमवर्क नहीं है। अब हम अगली मेथड पर आएंगे। ठीक है, थैंक यू।